अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और इस साल की शुरुआत में दिल्ली में भी 26 साल बाद बीजेपी की सरकार बन गई। बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री बन गया। इन राज्यों में या तो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं या रह चुके हैं। इन राज्यों में तमाम जीतों के पीछे एक चेहरा काम करता आ रहा है और वो है नरेंद्र मोदी का, भारत के प्रधानमंत्री का। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिलो दिमाग में यही बात चल रही होगी कि साल की शुरुआत में दिल्ली जीत ली, साल का अंत होते होते कैसे बिहार जीता जाए। यह बात सही है कि बिहार में नीतीश कुमार के साथ मिलकर पिछले 20 साल से कमोबेश बीजेपी सत्ता में है, लेकिन हमेशा जूनियर पार्टनर की तरह। हालांकि बीजेपी अब भी नीतीश कुमार के नाम पर ही बिहार का चुनाव लड़ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नवरत्न अब की बार बीजेपी के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अपनी ताकत झोंक रहे हैं। वैसे बिहार में अब तक बीजेपी सबसे ज्यादा 91 सीटें 2010 में जीत चुकी है। तब वो नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में थी, अब भी वो नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में है। नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियां, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों के साथ। लेकिन तब उसका दारोमदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नहीं था, अब है, और पीएम मोदी इसीलिए लगातार बिहार के सफर पर हैं। और अगर नहीं भी हैं, तो बिहार के लिए लगातार सौगात पर सौगात दी जा रही है। आज आपके दो भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी बीजेपी की संभावनाओं के सबसे बड़े रक्षक भी हैं, सबसे बड़े प्रतीक भी। उनके नाम और काम पर ही बीजेपी बिहार विजय की कामना कर रही है। फिर भी बिहार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नवरत्न काम कर रहे हैं। सबसे ऊपर जो नाम है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का है, जो अपनी कुशल रणनीति से जीत पक्की कर लेते हैं। दूसरा नाम बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का है, जिनकी राजनीति की पहली पाठशाला बिहार ही रही है। तीसरा नाम केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का है, जिन्हें बिहार चुनाव के लिए बीजेपी का प्रभारी बनाया गया है। चौथा नाम केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल का है, जिन्हें सह प्रभारी बनाया गया है। पांचवा नाम उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का है, उन्हें भी सह प्रभारी बनाया गया है। छठा नाम बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का है, जिन्हें बिहार में बीजेपी की ताकत को बढ़ाना है। सातवां नाम बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का है, जो बीजेपी के ओबीसी चेहरा है। आठवां नाम केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का है, जो बीजेपी की अगड़ी जाति का चेहरा है। और नौवां नाम केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का है, जो प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। अब इन नवरत्नों के सामने चुनौती ये है कि वो बिहार में जीत का तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दें। 14 से 25 तक लगभग
16 लाख करोड़ रुपया बिहार को देने का काम। ढेर सारे रोड, इरिगेशन की फैसिलिटी, बरौनी के कारखानों को पुनर्जीवित करना, शुगर मिलों को फिर से चालू करना, कोसी लिंक योजना बनाना, ढेर सारे बिजली के कारखाने, ये सब अगर किसी ने किया तो हमारे मोदी जी ने किया। वैसे तो बिहार में 20 साल से नीतीश राज में ज्यादातर समय बीजेपी ही जूनियर पार्टनर बनी रही, लेकिन बीजेपी की असली तड़प अपना मुख्यमंत्री बनाने की है। ये चुनाव भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, लेकिन ये तय नहीं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अमित शाह भी बिहार आए तो नीतीश कुमार की तारीफ भर की, लेकिन ये नहीं बताया कि जीते तो नीतीश रहेंगे या नहीं। हर जिला अपनी सीट बढ़ाएगा क्या? जोर से बोलो, बढ़ाएंगे? 160 का आंकड़ा पार करेंगे? फिर से एनडीए सरकार बनाएंगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ उनकी टीम भी अपने काम पर लग चुकी है। खुद उनके सबसे करीबी और चुनावी राजनीति में माहिर गृह मंत्री अमित शाह ने अपना मोर्चा संभाल लिया है। मोदी एंड टीम की रणनीति आज 5 बिंदुओं पर टिकी हुई है। नंबर 1, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और नाम। नंबर 2, मोदी सरकार और नीतीश सरकार का कामकाज। नंबर 3, सीता मैया के मंदिर से हिंदुत्व की राजनीति। नंबर 4, घुसपैठियों का सवाल और उसी बहाने SIR का बचाव। और नंबर 5, महागठबंधन के सामने एनडीए में नेतृत्व की स्पष्टता। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने सीतामढ़ी में जाकर सीता मैया के मंदिर निर्माण की बात करके बता दिया कि बीजेपी की नजर बिहार के 80% हिंदू वोटों पर है। यहां पर परिक्रमा पथ, ध्यान केंद्र वाटिका, धार्मिक जल स्रोतों का पुनः निर्माण, धर्मशालाएं, भोजनालय, चिकित्सा सुविधा और डिजिटल गैलरी में मां सीता का जीवन चरित्र और रामायण की कथाएं बताने का यहां पर एक बड़ा प्रयास किया जाए। बिहार में धर्म से ज्यादा जाति का गणित चुनावों में बहुत काम करता है। ओबीसी राजनीति बिहार में इस कदर हावी है कि पिछले 35 साल से बिहार में एक जीतन राम मांझी को छोड़कर सिर्फ ओबीसी समुदाय से ही मुख्यमंत्री बने हैं, चाहे वो लालू यादव रहे हो या राबड़ी देवी या फिर नीतीश कुमार। इसीलिए ओबीसी वोट काफी अहम हो जाता है। अब देखिए कि बीजेपी ने जिस धर्मेंद्र प्रधान को अपना प्रभारी बनाया है, वो ओडिशा से ओबीसी तबके से आते हैं और उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो मुश्किल हालात में भी बीजेपी का कमल खिलाने का हुनर जानते हैं। उनकी देखरेख में बीजेपी ने 2017 में उत्तराखंड, 2022 में उत्तर प्रदेश और 2024 में ओडिशा और फिर पिछले साल ही हरियाणा विधानसभा का चुनाव जीता। 2021 में वो बंगाल में बीजेपी को सत्ता तो नहीं दिलवा पाए, लेकिन ममता बनर्जी का खुद चुनाव हारना उनकी रणनीति का एक मारक हिस्सा था। फिर धर्मेंद्र प्रधान का बिहार से रिश्ता ऐसा है कि वो वहां से राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। हालांकि 2015 में धर्मेंद्र प्रधान को बिहार का जिम्मा दिया गया था, तब वो अपना हुनर नहीं दिखा पाए थे। विपक्ष को लगता है कि बिहार में प्रधान का दांव चलेगा नहीं। अगर इनको जो योजनाओं की घोषणा करनी थी या जो प्रभारी का आपने कहा पहले करते हैं ना, ये एक सिनिस्टर डिजाइन के तहत बिहार पे बीजेपी कब्जा करना चाहती है, नीतीश कुमार जी की पार्टी को हथियाना चाहती है। तो इसलिए बीजेपी अभी देखते रहिए क्या क्या करेंगे, कैसा कैसा खेल होगा। लेकिन 2015 से 2025 आते आते
हालात काफी बदल गए हैं। तब बीजेपी अकेले थी, आज उसके साथ नीतीश और दूसरे सहयोगी दल हैं, जबकि 2015 में नीतीश और लालू यादव एक साथ थे। इस बदले हालात में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से ओबीसी तबके से आने वाले केशव प्रसाद मौर्य को सह प्रभारी बनाकर बिहार के सबसे प्रभावशाली वोट वाले तबके को संदेश दिया है कि बीजेपी में ओबीसी की कितनी अहमियत है। कांग्रेस पार्टी हो, गांधी खानदान ये समझता है कि देश की सत्ता पर उसका अधिकार है। बिहार में जैसे श्री लालू प्रसाद यादव का परिवार, वो समझता है बिहार की सत्ता पर उसका अधिकार है। उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव यानी मुलायम सिंह जी का परिवार यह समझता है कि यूपी की सत्ता पे उसका अधिकार है। लेकिन देश की सत्ता और प्रदेशों की सत्ता पे अधिकार किसी का है तो जनता का है। जनता जिससे चुन करके भेजती है वह सत्ता में रहता है। बीजेपी में जोड़ियों का दौर रहा है। एक वक्त था कि अटल आडवाणी की जोड़ी होती थी और बीजेपी का नारा होता था, अटल आडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में इस वक्त कमल निशान सत्ता में तो है और फिर एक जोड़ी भी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और गृह मंत्री अमित शाह। मोदी शाह की जोड़ी पिछले 11 साल से कमाल कर रही है। जहां बीजेपी के लिए जीत नामुमकिन लगती थी, वहां जीत हासिल की। अब इस जोड़ी के सामने बिहार का चुनाव है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार के दौरे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार बिहार घूम रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम के सबसे ताकतवर और निर्णायक नेता हैं। उन्होंने बीजेपी की चुनावी राजनीति को 3 पॉइंट पर फोकस कर रखा है। वो 3 पॉइंट हैं ट्रिपल एम, और इस ट्रिपल एम में शामिल हैं मोदी, महिला और मंदिर। और इस फोकस के साथ बीजेपी की नजर 225 सीटों पर है, जिन्हें जीतना पार्टी का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमित शाह को सबसे ज्यादा भरोसा क्यों है, उसको आप उनके इन विचारों से समझ सकते हैं, जिसे उन्होंने एनडीटीवी से साझा किया। तो लंबे समय तक मैंने उनको बहुत नजदीकी से काम करते हुए देखा है। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि हर स्तर की भूमिका के लिए वो अपने आप को ढालने में सफल रहे हैं। मैं विशेषकर राजनीति की बात करूंगा। जब आप एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हो, तब लिए गए निर्णयों की सेंस समझकर, उसकी आत्मा को समझकर, उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ी बात होती है। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर निर्माण के दौर में ही उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव हुए थे। उसमें बीजेपी ने 2017 वाली विजय को दोहराया था और योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बने थे। अब सवाल है, क्या भगवान राम की तरह माता सीता का मंदिर निर्माण बिहार में बीजेपी के लिए संभावनाओं के वोट जुटाएगी? इस सवाल का जवाब जानने से पहले आप सीतामढ़ी में माता सीता के मंदिर निर्माण के बारे में जान लीजिए। मंदिर को फिर से भव्य तरीके से बनाने के लिए 21 तीर्थ स्थलों की मिट्टी और 31 नदियों का जल इस्तेमाल किया गया। इसके लिए भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या के हनुमानगढ़ी से ईंट लाई गई और जयपुर से चांदी कलश लाया गया। ये पूरा मंदिर परिसर 67 एकड़ में है, जिनमें से 17 एकड़ जमीन तो पहले से थी, जबकि 50 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया। जमीन अधिग्रहण के लिए 165 करोड़ 57 लाख रुपए लगे, जबकि बिहार सरकार ने 1 जुलाई 2025 को ही कैबिनेट से 882 करोड़ 87 लाख रुपए की मंजूरी दी। सीतामढ़ी में माता सीता के मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए अमित शाह ने हाल ही में भूमि पूजन किया। पुनौरा धाम में शक्ति स्वरूपा जगत जननी मां जानकी का ये भव्य मंदिर 68 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में बनेगा। लगभग 890 करोड़ रुपया, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, 890 करोड़ रुपया की लागत से यहां मां जानकी का भव्य स्मारक और मंदिर बनाने का काम।
अमित शाह लगातार बिहार में हैं और उनकी नजर उन सीटों पर है जहां पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। इसमें शाहाबाद का इलाका भी है और सारण का भी। सारण में पिछले बार 10 विधानसभा सीटों में से 6 पर आरजेडी ने जीत हासिल की थी, जबकि एक सीट सीपीआईएम ने जीती। वहीं बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली थी। अब की बार गृह मंत्री अमित शाह एक भी सीट पर हार वाली स्थिति पैदा होने देना नहीं चाहते। वहीं शाहाबाद और मगध क्षेत्र में भी बीजेपी को पिछली बार निराश होना पड़ा था। इसीलिए बीजेपी उन सीटों पर सबसे ज्यादा जोर दे रही है ताकि अब की बार जीत में 4 चांद लग जाएं। वैसे भी गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस फलसफे में विश्वास रखते हैं कि सही काम के लिए जीत काफी अहमियत रखती है। आपको हारना पसंद है? सवाल ही नहीं उठता। किसी को पसंद नहीं, तो मानवीय स्वभाव है। नहीं, पर हारे ना इसके लिए किस हद तक जाने को तैयार है? इस पे उन पे आरोप लगेगा कि ऐसा साम दाम दंड भेद एनीथिंग टू विन। आप किसको जीत मानते हो, इस पर इस चीज का निर्धारण होता है। राम और रावण की लड़ाई में दोनों जीतना चाहते थे, मगर राम का उद्देश्य सत्वशील था, तो विजय का महत्व है। हारने का स्वभाव किसी का नहीं होता है, रखना भी नहीं चाहिए। जीत से याद आया कि 2025 की शुरुआत बीजेपी के लिए दिल्ली की शानदार जीत से शुरू हुई। 1998 के बाद से ही दिल्ली की सत्ता के लिए तरसती बीजेपी को इस बार जीत मिली। अब बिहार में चुनाव है। दिल्ली में तो बीजेपी ने शुरुआती 5 सालों तक राज किया भी था। बिहार में बीजेपी के लिए अपना मुख्यमंत्री अब तक दूर की कौड़ी ही बना हुआ है। पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने एनडीए में सबसे ज्यादा 74 सीटें जीती थी, लेकिन 43 सीट जीतने वाले नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ा गया था, तो उनको ही मुख्यमंत्री बनवाना पड़ा। लेकिन अपने मुख्यमंत्री वाली कसक और हसरत कहीं दूर से ही सही बीजेपी के दिल से निकलती रहती है। भाइयों, सम्राट चौधरी जी बैठे हैं। हरियाणा के बाद बिहार की बारी है। ये विजय की पताका, ये रुकनी नहीं चाहिए। इस बात को पटना से नई दिल्ली तक बीजेपी वाले बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों की जरूरत सबसे ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार से पहला चुनावी परिचय 2014 के लोकसभा चुनावों में हुआ। उस परिचय पर बिहार ने दिल खोलकर साथ दिया। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार के साथ लगातार जुड़े रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस 4 अहम चीजों पर है। पहला, ऑपरेशन सिंदूर। दूसरा, घुसपैठियों की समस्या। तीसरा, आरजेडी का वो पुराना जंगल राज। चौथा, अपना विकास काम। विकास की उसी कड़ी में बिहार चुनाव से पहले 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। 75 लाख महिलाओं का मतलब हुआ करीब 22% महिलाएं। बीजेपी को यकीन है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी ये फैसला गेम चेंजर साबित हो सकता है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की जा रही है। इस योजना से अब तक, जैसा मुझे बताया गया, 75 लाख बहनें जुड़ चुकी हैं। अभी एक साथ इन सभी 75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम अपने काम में लगी हुई है, लेकिन जनता से सीधा संवाद स्थापित करने और उनके वोटों को बीजेपी की तरफ मोड़ने वाला कौशल तो प्रधानमंत्री मोदी के पास ही है। वो लोगों से तमाम मुद्दों पर सीधे बात करते हैं, चाहे वो उनकी रोजी रोटी का सवाल हो या पढ़ाई दवाई का सवाल हो या फिर देश की सुरक्षा का सवाल।
इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर से भारत के पराक्रम की कहानी भी वो बताते हैं और पाकिस्तान के इंतकाम की भी दास्तां। मई महीने में पाकिस्तान में किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला चुनाव होगा। वैसे जब ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ था और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से जब हर हिंदुस्तानी का लहू अंदर ही अंदर उबल रहा था, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरभंगा में ये ऐलान कर दिया था कि पाकिस्तान पर ऐसा हमला होने वाला है कि उसकी कई पुश्तें याद रखेंगी। पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जी को जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जी को जय श्री राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार के दौरे पर इन दिनों जाते रहते हैं। उनको भी अच्छे से पता है कि बगैर उनके प्रयास के बीजेपी के लिए जीत का परचम लहराना आसान नहीं है और बीजेपी भी ये जानती है कि उसके हर मंसूबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और काम से होकर गुजरते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास के एजेंडे पर विकास के जरिए लोगों का दिल जीतना सबसे ऊपर है। इसीलिए मोतिहारी से बिहार के लिए 7,200 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इनमें रेलवे, सड़क, तकनीकी पार्क, पावर और गैस जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इनमें कृषि और ग्रामीण विकास से जोड़कर कई पिछड़े जिलों और किसानों को ध्यान में रखते हुए फोकस किया गया है। मिथिलांचल में मखाने की खेती को बल देने के लिए मखाना बोर्ड बनाया गया। बक्सर में 660 मेगावाट क्षमता वाला थर्मल पावर प्लांट की सौगात दी गई। मुंगेर में सीवरेज नेटवर्क और एसटीपी परियोजना का ऐलान हुआ। मुजफ्फरपुर के होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का निर्माण किया गया। मोकामा सिमरिया के बीच 4 और 6 लेन और गंगा ब्रिज का निर्माण। बख्तियारपुर से मोकामा NH31 सड़क का सुधार कार्य हुआ। विकास के साथ भ्रष्टाचार का खात्मा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे पर है, क्योंकि बगैर भ्रष्टाचार खत्म किए बिहार में बेहतर निवेश की संभावना बनेगी नहीं। जिस राज्य में राजनीति जाति और धर्म के नाम पर उलझी हुई हो, वहां लोगों की आंखों में बुनियादी परिवर्तन के सपने ही जाति धर्म की राजनीति की काट हो सकते हैं। जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूरब में मोतिहारी का नाम हो। जैसे अवसर गुरुग्राम में है, वैसे ही अवसर गया जी में भी बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों में विकास के सपने पलते हैं। फिर बिहार से उनका रिश्ता शुरुआती भरोसे का भी है। 2013 में जब बीजेपी ने मोदी को अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया था, तो पीएम मोदी राज्य दर राज्य घूम रहे थे। उसी कड़ी में 27 अक्टूबर 2013 को पटना के गांधी मैदान में मोदी की होंकार रैली थी। लेकिन उस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते उससे पहले ही पटना रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर मौजूद सुलभ शौचालय के पास एक बम धमाका हुआ। उसके बाद गांधी मैदान और आसपास भी 6 जगहों पर धमाके हुए, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 89 लोग घायल हो गए। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रैली में न जाने की सलाह खुफिया इनपुट से दी गई, लेकिन उस वक्त बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने मिलकर तय किया कि वो रैली में जाएंगे। बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी की बिहार में पहली रैली थी। मोदी ये संदेश नहीं देना चाहते थे कि बाद में कोई ये कहे कि धमाकों के कारण उन्होंने रैली रद्द कर दी। भारतीय जनता पार्टी के संस्कार देखिए। मैंने सुशील जी को कहा था, नंद किशोर जी को कहा था, मोदी को बुलाने का आग्रह मत कीजिए।
मुझे ले जाने का आग्रह मत कीजिए। हमारा मकसद है बिहार में किसी भी हालत में जंगल राज घुसना नहीं चाहिए। अपने लंबे सिलसिलेवार भाषण में पीएम मोदी ने विस्फोटों की कोई चर्चा नहीं की। इसके पीछे मकसद था कि लोग घबराएं नहीं, क्योंकि घबराहट में भगदड़ मचने की आशंका थी। इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से एनआईए जांच की मांग की थी। नीतीश कुमार कुछ समय पहले ही बीजेपी से गठबंधन तोड़कर अलग हुए थे। नीतीश कुमार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाता तुम्ही से मुहब्बत तुम्ही से लड़ाई वाली तर्ज पर चलता रहा। वाजपेयी की सरकार में जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस वक्त तक नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के बड़े मुरीद थे, यहाँ तक कि उन्होंने उसी वक्त मोदी को दिल्ली आने का न्योता दे दिया था। वैसे मुझको पूरी उम्मीद है बहुत दिन गुजरात के दायरे में सिमट कर नरेंद्र भाई नहीं रहेंगे, देश को इनकी सेवाएं मिलेंगी। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने तय किया कि वो दिल्ली चलेगी, तो पटना में नीतीश कुमार ने अड़ंगा लगा दिया। दरअसल 2005 में बीजेपी से गठबंधन के बाद मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार को बीजेपी का साथ तो पसंद था, लेकिन मोदी के नाम से दूर छिटकते थे। 2009 में लुधियाना में एनडीए की चुनावी रैली में जब मोदी ने नीतीश कुमार का हाथ अपने हाथ में लेकर खड़ा किया, तो इससे भी नीतीश कुमार असहज हो गए। हद तो तब हो गई जब नीतीश कुमार ने साल 2011 में बीजेपी नेताओं को दिया गया रात्रि भोज रद्द कर दिया। इसके पीछे कारण बीजेपी की तरफ से जारी किए गए पोस्टर को बताया गया, जिसमें 2009 वाली मोदी नीतीश कुमार की तस्वीर थी। यानी तब तक नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साए से भी दूर रहना चाहते थे, लेकिन 2014 के चुनावों में बीजेपी की शानदार जीत ने नीतीश कुमार को जमीनी हकीकत का एहसास करा दिया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि उसके बाद 2015 का चुनाव नीतीश कुमार ने लालू यादव के साथ मिलकर जरूर लड़ा, लेकिन कुछ समय बाद ही बीजेपी के साथ आ गए। उसके बाद एक बार फिर तेजस्वी के साथ गए, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दोबारा बीजेपी के साथ आ गए। तब से नीतीश कुमार हमेशा पब्लिक रैली में एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की जय जयकार करते हैं, तो दूसरी तरफ ये भरोसा देते हैं कि अब कभी बीजेपी का साथ छोड़ेंगे नहीं। कि जो श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी ने नरेंद्र मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी तो पहले काम किए थे। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। ये तस्वीर तब की है जब प्रधानमंत्री मोदी को 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद एनडीए ने अपना नेता चुना था। बीजेपी को पीएम मोदी के नेतृत्व में तब 240 सीटें ही मिल पाई थीं, जबकि बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार अपने 16 सांसदों के साथ इस भाव में कभी नहीं दिखे कि सरकार उनकी मदद से चल रही है, बल्कि वो पूरी तरह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अपना पूरा विश्वास जता रहे थे। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है
और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में विश्वास नीतीश कुमार को है तो दूसरे सहयोगियों को भी, जिनमें चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी हैं और उपेंद्र कुशवाहा हैं। इन सब के सामूहिक रूप से नेता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। इसीलिए बिहार में एनडीए का सबसे बड़ा दारोमदार जिसके ऊपर है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। अब पीएम मोदी के विचारों और कामों को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बीजेपी में जिन नेताओं पर है उनकी बात करें तो अमित शाह की पहचान चुनावों में हारी हुई बाजी को जीत में बदलने वाले नेता की है। जिन धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी बनाया गया उनकी पहचान मुश्किल हालात में भी जीत पक्की करने वाले नेता की है। वहीं सह प्रभारी बनाए गए सीआर पाटिल अपने संगठनात्मक कौशल के लिए जाने जाते हैं, जबकि दूसरे सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य का ओबीसी तबके से आना बिहार के ओबीसी प्रभाव वाली चुनावी राजनीति में बीजेपी के लिए मारक समीकरण बना सकता है। वही काम बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने भी एक चुनौती के रूप में है, जहां गिरिराज सिंह जैसे नेता अगड़ी जातियों को जोड़ने का कारण बन सकते हैं। वहीं नित्यानंद राय तेजस्वी यादव के यादव वोट वाली राजनीति की एक काट हो सकते हैं, क्योंकि वो भी यादव समुदाय से ही आते हैं। चुनाव लड़ना किसी क्रिकेट मैच की तरह ही होता है। जैसे क्रिकेट में किसी टीम की जीत सिर्फ बल्लेबाजी या सिर्फ गेंदबाजी से नहीं हो सकती, उसके लिए शानदार बल्लेबाजी भी चाहिए, गेंदबाजी भी चाहिए, फील्डिंग भी चाहिए, मौके देखकर कैच पकड़ने का हुनर भी चाहिए। उसी तरह किसी चुनाव को जीतने के लिए शानदार रणनीति तो चाहिए ही, जनता की भलाई का काम भी चाहिए और उनकी पहचान को सम्मान भी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम चुनावी रण के लिए जरूरी साजो सामान से लैस दिखती है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बीजेपी के अंदर नवरत्न है, तो दूसरी तरफ सहयोगी दलों के नेता भी कई चुनावी मोर्चों पर अलग अलग काम आ सकते हैं। एनडीए में जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि सुशासन की कोशिश में लगे ईमानदार राजनेता की है, जो वंशवाद की राजनीति से कोसों दूर है, साथ ही पिछड़ों, अति दलितों और पसमानदा मुसलमानों में भी उनकी गहरी बैठ है।